1943 में मध्य टेक्सास में भीषण गर्मी पड़ रही थी, मानो शैतान ने जलवायु को नियंत्रित कर रखा हो। तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को पार कर गया था और मैदानों में धूल की लहरें उठ रही थीं, जो तपती हवा से हिल रही थीं। पेड़ों से सिकारा की चिंगार सुनाई दे रही थी। हवा में मेस्काइट, डीजल के धुएं और धुएं की गंध फैली हुई थी। हिकोरी का घना धुआं पूरे इलाके में फैला हुआ था। कैंप हर्न्स इस गर्मी के बीच बसा था, जो मैदानी इलाके में एक खटकते हुए कांटे जैसा लग रहा था। मुख्यतः उत्तरी अफ्रीकी अभियान से आए जर्मन युद्धबंदियों की आमद के लिए अमेरिकी सेना द्वारा जल्दबाजी में निर्मित इसमें 3,000 से ज्यादा वर्दीधारी सैनिक रहते थे। कई ट्यूनीशिया में लड़े थे, कुछ लीबिया में और कुछ इटली में। कुछ ने मौत देखी, सभी ने हार का एहसास किया। फिर भी उनके लिए युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। कांटेदार तारों के घेरे के पीछे एक गुप्त संघर्ष चल रहा था। विचारधारा, निष्ठा और मानसिक दृढ़ता का एक मौन युद्ध। अमेरिकियों को पता ही नहीं चला। ग्रीर, जो एक रसोइया और पूर्व रैंच मजदूर था, कैंप हर्न में कैदियों के बीच घुस आया। उनके बीच छिपा हुआ एक गुप्त कमांड, जिसका नेतृत्व लचीले नाजी वफादारों द्वारा किया जाता था, शारीरिक हिंसा और गुप्त धमकी के जरिए नियंत्रण बनाए रखता था। रीच पर संदेह करने वालों को देशद्रोही करार दिया जाता था और उन्हें तरह तरह से दंडित किया जाता था, पिटाई से लेकर शॉवर में रहस्यमयी मौत तक। ग्रीर एक विनम्र व्यक्ति, जिससे बहुत कम उम्मीदें रखी जाती थीं, एक चौड़ी किनारी वाल ही टोपी पहनता था, जिसे जनरल भी बिना किसी बाधा के छोड़ देते थे। उसका काम अमेरिकी गार्डों के लिए खाना बनाने तक सीमित था। मनोवैज्ञानिक युद्ध या प्रतिखुफिया में प्रशिक्षण का अभाव और राजनीतिक रूप से उदासीन, वह केवल एक टेक्सन था जो दो आदर्शों के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध था। कई मामलों में पौष्टिक भोजन कई समस्याओं को कम कर सकता है, जबकि सम्मान की मांग नहीं की जा सकती, बल्कि उसे अर्जित किया जा सकता है। हालांकि ब्रिस्केट तैयार करने जैसा सरल और रूढ़िवादी टेक्सन कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक विजय में अप्रत्याशित रूप से सहायक रहा। पहर्न में ग्रीर को सेना के राशन से, जिसमें चूर्ण जैसे अंडे और डिब्बाबंद मांस होता था, नफरत थी। इसलिए उन्होंने मामले को अपने हाथों में लिया। एक पुराने तेल के ड्रम से एक धुआं बनाने वाला यंत्र बनाया और प्रामाणिक व्यंजन तैयार करने के लिए एक मेस्काइट अग्निकुंड स्थापित किया। यह विधि धीमी धीमी और शोरगुल वाली थी, लेकिन इससे ऐसा भोजन तैयार हुआ जिसकी पहरेदारों ने बहुत सराहना की थी। रभी केवल पहरेदारों ने ही ध्यान नहीं दिया। परिसर के भीतर अपनी सुबह की दिनचर्या कर रहे जर्मन कैदियों ने भी बार के ऊपर उठते धुएं की गंध महसूस की। पहले तो उन्होंने अपनी नाक सिकोड़ी या अपरिचित गंध का मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे वे इसकी मनमोहक सुगंध से आकर्षित होने लगे। कई दिनों के बाद एक सुगंध पूरे कैंप में फैल गई। उसके सख्त नीमों में मानो पत्थर से रिश्ता पानी जुलाई की एक तपती सा हुबह। जैसे ही वह सुगंध ऊपर उठी और सूरज चमक उठा, कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। जर्मन कैदियों का एक दल सीमा की ओर बढ़ा, न तो धमकी भरे अंदाज में और न ही छिपकर। इसके बजाय वे बस देखते रहे। उनकी निगाहें गर्मी से बचने के लिए सिकुड़ी हुई थीं। उनकी वर्दियां युद्ध के थके हुए शरीरों पर ढीली लटकी हुई थीं। 30 साल के एक आदमी ने, जिसके गालों की हड्डियां टेढ़ी और आंखें फौलाद जैसी थीं, टूटी फूटी अंग्रेज ही में पूछा, यह क्या है? ग्रीर ने बिना किसी चिंता के अपने माथे से पसीना पोंछा, अपने चिमटे से ब्रिस्केट पलटा और भारी उच्चारण वाली जर्मन भाषा में जवाब दिया, टेक्सास बारबेक्यू, क्या आप कुछ लें? है इस मामूली बेतुकी सी घटना ने घटनाओं के एक ऐसे सिलसिले की शुरुआत की जिसने कुछ ही हफ्तों में कैंप हर्न के भीतर सत्ता संरचना को बदल दिया।
कैंप हर्न की सीमाओं के भीतर एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, जिसकी शुरुआत एक ऐसे चरवाहे ने की जो मांस को धूम्रपान करने की कला जानता था। आधिकारिक युद्ध दस्तावेजों में दर्ज नहीं की गई इस घटना ने उस क्षण को चिन्हित किया जब हजारों बंदी जर्मनों के लिए दुश्मन पूरी तरह से कुछ और ही बन गए। शिविर की सीमाओं के भीतर मनोवैज्ञानिक युद्धक्षेत्र केंद्र बिंदु था। कॉर्पोरल ग्रीर द्वारा अपनी पहली गोली चलाने से बहुत पहले कैंप हर्न के अंदर असली युद्ध शुरू हो चुका था। 1943 तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने 400,000 से अधिक जर्मन सैनिकों को बंदी बना लिया था। अटलांटिक काफिले की सुरक्षा और उत्तरी अफ्रीकी अभियान के कमजोर पड़ने के साथ इन कैदियों को महासागर होन के पार ले जाया गया और हर्न जैसे शिविरों में छिपा दिया गया जो सक्रिय युद्ध क्षेत्रों से दूर थे। कई अमेरिकियों के लिए आंखों से ओझल, मन से भी दूर। हालांकि इन बाधाओं के नीचे एक सुलगता हुआ खतरा पनप रहा था। जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार कैदियों को भोजन, आश्रय और दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। फिर भी बाढ़ के पीछे तनाव बहुत अधिक था। नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। शायद जरूरत से ज्यादा भी जर्मन बंदियों को राशन के तहत अमेरिकी नागरिकों की तुलना में रोजाना ज्यादा कैलोरी मिलती थी। उन्हें किताबें, खेल, संगीत और कुछ शिक्षा जैसी सुविधाएं मिलती थीं। पूर्णविराम इसके बावजूद शुरुआती दौर में कई युद्धबंदी खुद को बंदी नहीं बल्कि एक शांत सैनिक मानते थे। उनके विचार बर्लिन, हिटलर और सम्मान के इर्द गिर्द घूमते थे। कुछ को विचारधारा दी गई तो कुछ वफादार रहे। ज्यादातर अब भी उस नाजी प्रचार को मानते थे जिसने उनके पालन पोषण को आकार दिया था। यहीं से समस्याएं शुरू हुई। इन शिविरों के भीतर अनौपचारिक सत्ता संरचनाएं तेजी से उभरी। नाजी पार्टी के सदस्य, खासकर पूर्व अधिकारी, कैदियों के बीच नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाने लगे। वे हाजिरी लगवाते, अनौपचारिक अनुशासन लागू करते और विचारधारा का तेजी से प्रसार करते। अमेरिकी पहरेदार होन को यह व्यवस्था दिखाई देती थी। हालांकि सतह के नीचे यह डर था जो कैदी रीच का विरोध करते थे या अमेरिकी पूछताछकर्ताओं के साथ सहयोग करते थे, उन्हें जर्मनी का गद्दार माना जाता था। कुछ शिविरों में उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया जाता था। कुछ जगहों पर वे गायब हो गए। कैंप हर्न में सबसे बुरा अभी आना बाकी था, लेकिन अपशकुन साफ थे। बैरकों में फुसफुसाहट, मुद्रा में बदलाव, किसी खास फसर के गुजरने पर कैदियों का हद से ज्यादा अकड़कर और स्थिर खड़े रहना। अमेरिकी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ी। आखिरकार ये कैदी थे, दुश्मन नहीं। ये क्या खतरा पैदा कर सकते थे? हालांकि कुछ अफसरों को शक हुआ कि असली लड़ाई शरीरों की नहीं बल्कि दिमागों की है। चुपचाप अमेरिकी युद्ध विभाग ने एक अभियान शुरू किया। प्रचार नहीं बल्कि मानसिक पुनर्वास। उन्होंने इसे जर्मन कैदी यो की बौद्धिक बहाली का नाम दिया। यह नेक और सभ्य लग रहा था, लेकिन किसी को भी सही मायने में समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे अंजाम दिया जाए। उन्होंने व्याख्यानों, न्यूज़रील और अमेरिकी इतिहास के पाठों के जरिए प्रयोग किए। फिर भी ज्यादातर कैदियों के लिए ये कोशिशें नाकाम रहीं। इन्हें दुश्मन का प्रचार मानकर खारिज कर दिया गया और उन्हीं लोगों ने इनका विरोध किया जो अब भी अपनी कमीजों अनुस्वर में छिपे अपने पुराने प्रतीक चिन्हों को गर्व से प्रदर्शित कर रहे थे। संदेह और वैचारिक संयम से भरे माहौल में कोई उम्मीद कर सकता था कि कॉर्पोरल ग्रीर और उनके बेतुके बारबेक्यू ग्रिल का कोई महत्व नहीं होगा। हालांकि अप्रत्याशित रूप से यही इसकी ताकत साबित हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्रीर कोई व्याख्याता नहीं थे, न ही सुधार करने या निर्देश देने के लिए उन्होंने लोकतंत्र, मानवाधिकारों या राजनीतिक विचारधाराओं पर चर्चा नहीं की। इसके बजाय उन्होंने ब्रिस्केट ग्रिल किया और उसे बांटा। एक मामूली सा दिखने वाला कार्य
स्वैच्छिक उदारता और विनम्र मानवता का प्रदर्शन वह कर दिखाने लगा जो अनगिनत भाषणों से नहीं हो सका। इसने सवाल खड़े कर दिए, अगर अमेरिकी बर्बर थे तो वे इतनी सावधानी से खाना क्यों बनाते थे? अगर वे खलनायक थे तो ग्रीर इतने मिलनसार क्यों था? हे और दोबारा खाना क्यों पेश करते थे? उन्होंने उनका मजाक क्यों नहीं उड़ाया? इसके बजाय उनके खाने का स्वाद किसी जाने पहचाने घर जैसा था, बस थोड़ा बेहतर। बारबेक्यू एक छिपे हुए प्रतीक में बदल गया। पूर्णविराम प्रभुत्व का नहीं, बल्कि शांति का, और धीरे धीरे कैदियों में बदलाव आने लगा। मजबूरी से नहीं, बल्कि धुएं के पीछे छिपे उस आदमी को समझने की जिज्ञासा से गार्डों ने इसे सबसे पहले देखा। बैरकों में अनुस्वर झगड़े कम हुए। सफाई के कामों के लिए ज्यादा स्वयंसेवक ठहाके गूंज रहे थे। कुछ लोगों ने व्यंजनों, टेक्सास और हिटलर से परे की दुनिया पर अंग्रेजी में बातचीत करने की भी कोशिश की। कठोर युद्ध रहा। हेखाओं में पूरी तरह से पतन के बजाय दरारों के निशान दिखाई दे रहे थे। यह किसी क्रांतिकारी चीज के लिए घुसपैठ का बिंदु था। जिज्ञासा, नाजी, वफादार, इसी को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित थे ब्रिस्क। हेट को पूरी तरह से पकाया गया और विचारधाराओं का बिखराव जैक ग्रीर का गुप्त हथियार। कोई रणनीतिक योजना नहीं थी, कोई विस्तृत खाका नहीं था, न ही सेना की खुफिया एजेंसी से कोई ब्रीफिंग। जैक ग्र हीर बस ब्रांडिंग सीजन के बाद घर पर अपने सप्ताहांत की दिनचर्या का पालन कर रहे थे। एक सिगरेट सुलगाना, सोडा खोलना और जो भी भूखा दिखे उसे खाना खिलाना, फिर भी टेक्सास के एक युद्धबंदी शिविर में। यह साधारण अनुष्ठान धीरे धीरे एक असाधारण विचारधारा को ध्वस्त कर रहा था। इसकी शुरुआत एक भोजन से हुई। एक कागज की प्लेट पर बाढ़ के आर पार ब्रिस्केट का एक टुकड़ा बांटा गया। प्राप्तकर्ता कोलोन का एक जर्मन मैकेनिक अपना पहला निवाला लेने से पहले हिचकिचाया। उसने उसे देखा, महसूस किया और आखिरकार उसका स्वाद भी चखा। वह अगले दिन लौटा, धीरे धीरे, और भी लोग दिखाई दिए। एक साथ नहीं, दिखावटी तौर पर नहीं, बल्कि एक एक करके। कुछ वे बार के पास आते, अलग अलग बहाने बनाते, जैसे अंगड़ाई लेते, झाड़ू लगाते या टोकरियां हिलाते। और हर बार जब ग्रीर मौजूद होता तो वह अपनी विशिष्ट सुस्त आवाज और एक ही प्रस्ताव के साथ उनका स्वागत करता। क्या तुम भूखे हो दोस्त? यह दान नहीं था, यह चालाकी नहीं थी, यह बस बिना किसी शर्त के दिया गया भोजन था। लेकिन इस सादगी ने इसे कट्टर नाजियों के लिए खतरनाक बना दिया। बैरकों के अंदर वैचारिक प्रवर्तकों के बीच भय की लहरें उठने लगी। वे भोजन को रोक नहीं सकते थे, बिना इसके प्रति अपने भय को उजागर किए वे पुरुषों को खाने से नहीं रोक सकते थे। या तुच्छ लगता, इसलिए इसके बजाय उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। अमेरिकी मांस में जहर मिला रहे हैं, उनका लक्ष्य तुम्हारी मातृभूमि को स्मृति से मिटा देना है। इसी तरह वे तुम्हें हैरान है कि योजना बना रहे हैं। फिर भी तब तक ब्रिस्केट अपना प्रभाव डाल चुका था, सिर्फ भूख पर ही नहीं, बल्कि आख्यानों पर भी। ग्रीर सिर्फ खाना ही नहीं बांटते थे, बल्कि कहानियां भी सुनाते थे। स्मोक बीफ के टुकड़ों और बीन्स के ढेरों के बीच वे किस्से सुनाते थे। उपदेश नहीं, भाषण नहीं, बल्कि कहानियां। धूल के बीच पले बढ़े होने की रात ढलते ही बारों की मरम्मत करने की फ्रांज नाम के एक 12 हाल के जर्मन पड़ोसी के बारे में जिसने उन्हें खच्चर चलाना सिखाया। एक अश्वेत रसोई के बारे में जिसने उन्हें बिना दूध के मुलायम मक्के की रोटी बनाना सिखाया। और कैदी ध्यान से सुनते थे। उन्होंने अमेरिकियों को पहले कभी इस तरह बोलते नहीं सुना था, किसी उपदेशक से नहीं, प्रचार के जरिए नहीं, बस आम लोगों की तरह। आम दयालु लोग जिनके परिवार, कष्ट, बुद्धि और सबसे बढ़कर इंसानियत है। कुछ युवा जर्मन सैनिक पूछने लगे, क्या यह सच है कि अमेरिकी हमसे नफरत करते हैं? क्या तुम्हारे शहर में यहूदी हैं? तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी तुम्हें डांटते क्यों नहीं? और ग्रीर सचमुच हमेशा खुलकर जवाब
ब देते तुम्हें नफरत? बिल्कुल नहीं। मैं अभी तक तुमसे मिला भी नहीं हूं। हाँ, हमारे यहाँ यहूदी हैं, कमाल के लोग हैं। एक बेकरी चलाता है, आरू का कोबलर इतना स्वादिष्ट बनाता है कि रोना आ जाए। मेरे सीनियर वे मुझे छोटा नहीं समझते। अगर मैं फलियां जला दूं तो वे शिकायत करते हैं। जो वाजिब है। जवाब अप्रत्याशित और बेबाक थे। वे योजनाबद्ध या सोची समझी नहीं थी। वे सच्ची थीं। एक सुबह एक सख्त जर मन कॉर्पोरल अचानक बाड़े पर जल्दी पहुंच गया। ग्रीर ने उसे कॉफी दी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। फिर धीरे से पूछा, क्या तुम्हें हमारे साथ दोस्ताना व्यवहार करने की इजाजत है? ग्रीर हंसा और स्वीकार किया कि उससे पहले कभी ऐसा नहीं पूछा गया था। यह प्रतीत होता है कि हानिरहित टिप्पणी जल्द ही पूरे शिविर में फैल गई। अगस्त के अंत तक कभी कभार एक झलक पाने के लिए आने वाले कैदियों की बार नुक्ता आ गई। बारबेक्यू एक परंपरा बन गई थी। सप्ताह में एक बार रविवार को ग्रीर पहरेदारों के लिए खाना बनाता था। हालांकि अब वह अनजाने में ज्यादा खाना बना देता था। कैदी और पहरेदार दोनों इस बात से वाकिफ थे। फिर भी किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। कुछ असाधारण घटित हो रहा था। कैदी स्वेच्छा से काम करने लगे थे, इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा करना पड़ता था, बल्कि इसलिए कि वे रसोई के पास रहना चाहते थे। वे स्तबल में जानवरों की देखभाल करते थे, सामान व्यवस्थित करते थे और बिना किसी दबाव के डाक छांटते थे। वे काम करते हुए सीटी बजाते, चुटकुले सुनाते और घरेलू नुस्खे एक दूसरे को बताते। कैंप हर्न के मार्डेंट द्वारा वाशिंगटन को भेजे गए एक ज्ञापन के अनुसार कैदियों और कैंप मेसकर्मियों के बीच यह सहजसा लगने वाला सौहार्दपूर्ण व्यवहार युद्धबंदियों के मनोबल, उत्पादकता और टीम वर्क को काप ही बढ़ावा देता था। स्पष्ट उल्लेख न होने के बावजूद सभी ने ग्रीर को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना। हालांकि सभी संतुष्ट नहीं थे। कैंप के भीतर नाजियों के एक छोटे क्रूर समूह ने साजिश रचनी शुरू हु कर दी। उन्होंने स्वयंसेवकों को देशद्रोही करार दिया, बंक की दीवारों पर अपशब्दों से वार किए, पर्चे बांटे और एक बार तो गुप्त सलामी देने से इनकार करने पर एक कैदी पर बेरहमी से हमला कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अगले दिन पीड़ित बुरी तरह से घायल लेकिन दृढ़ कमांडेंट के कार्यालय गया और लेबर बैरक में स्थानांतरण की मांग की और अपनी दलील का अंत एक साधारण बयान के साथ किया, मैं ब्रिस्केट खाना पसंद करूंगा। जवाबी कार्रवाई विफल हो गई। नाजी समर्थक गुट बिखर गया। उनकी शक्ति कम होती गई, बलपूर्वक नहीं बल्कि विद्रोह की ज्वाला से। टेक्सास के एक धूम्रपान करने वाले से, जिसकी देखरेख एक ऐसे चरवाहे द्वारा की जाती है जो मनोवैज्ञानिक मैनुअल से अपरिचित है, फिर भी एक अपरिवर्तनीय सत्य को समझता है। कोई ऐसे व्यक्ति के प्रति घृणा नहीं रख सकता जो उनके पाक कला की सराहना करता है। कैंप हर्न के अमेरिका के सबसे सामंजस्यपूर्ण युद्धबंदी स्थल में परिवर्तन की कहानी 1943 की शरद ऋतु तक कैंप हर्न के दायरे में एक अनोखी घटना सामने आने लगी। यह अब केवल बारबेक्यू के हारे में नहीं था। जर्मन बंदी तय समय से पहले काम पर आ जाते थे। वे स्वेच्छा से रसोई की ड्यूटी, गोदामों के लिए सूची तैयार करना और यहां तक कि कचरा निपटान जैसे कार्य भी करते थे। धमकी या आवश्यकता के रन नहीं, बल्कि बेझिझक मुस्कुराते हुए। हैरानी की बात है कि यह आधिकारिक कथा के अनुरूप नहीं था। ये विरोधी थे, जिन्हें मित्र देशों के नियंत्रण का विरोध करने के लिए प्रशिक्षित और प्रशिक्षित किया गया था। गुप्त नाजी न्यायाधिकरणों, तोड़फोड़ और यहां तक कि हत्याओं से जूझ रहे अन्य शिविरों के विपरीत हर ने घटनाओं में उल्लेखनीय कमी दर्ज की। इसके बजाय उत्पादकता में वृद्धि हुई। वीर में चिकित्सा रिपोर्ट कम होने लगी, जिससे कैदियों ने अंग्रेजी किताबें और अमेरिकी अखबार मांगने शुरू कर दिए। कुछ ने तो युद्ध के बाद भी अमेरिका में ही रहने की मांग की। वाशिंगटन को इस था
हिति का पता चला और उसने जांच के लिए पर्यवेक्षक भेजे। अनुमान लगाया गया कि कोई गुप्त कार्यक्रम चलाया जा रहा था, संभवतः मनोबल बढ़ाने या मनोवैज्ञानिक हेरफेर की कोई गुप्त योजना। हालांकि उन्हें एक असामान्य दृश्य देखने को मिला। एक आदमी जो गंदे एप्रन में था, एक धूम्रपान स्थल की देखरेख कर रहा था और पसलियां बांटते हुए टूटी फूटी जर्मन भाषा में बात कर रहा था। जब उससे उसके तरीके के बारे में पूछा गया तो ग्रीर नाम के उस व्यक्ति ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैं राजनीति नहीं करता, मैं मांस परोसता हूं। यह दर्शन पूरे शिविर में फैल गया, जिससे कैदियों को उनके द्वारा देखे गए व्यवहार की नकल करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने संगीत समूह बनाए, भाषा की शिक्षा दी और यहां तक कि लकड़ी के टुकड़ों से एक छोटा टैंक भी बनाया और उसे लाल, सफेद और नीले रंग से रंग दिया। यह ब्रेन वॉश हिंग नहीं, बल्कि जैविक पुनर्मिलन था, एक अप्रत्याशित और स्वतःस्फूर्त प्रक्रिया। वर्षों से चली आ रही सैन्यवादी मानसिकताएं धीरे धीरे उजागर हो रही थीं, प्रचार या भाषणों से नहीं, बल्कि सामाजिक समावेशन के जरिए। इससे कमांड स्टाफ हैरान था, खुफिया विभाग खुश था और कट्टर नाजी समर्थक डरे हुए थे। फिर भी उनकी संख्या घटती जा रही थी। अक्टूबर के अंत तक वे एक हाशिए पर पड़े गुट में बदल गए थे, जिन्हें अब नेता नहीं, बल्कि नाराज अवशेष माना जाता था। युवा कैदी उनके नारों का खुलकर मजाक उड़ाते थे। कैदियों के बीच एक मजाक फैल गया, किसी नाजी को कैसे रुलाया जाए, उसे बीन्स परोसो और कह हो कि यह आजादी है। ग्रीर ने कभी बदलाव के लिए जोर नहीं दिया। उनकी ताकत लगातार मौजूद रहने में थी। हर हफ्ते, हर धुएं से भरी सुबह वह खाना बनाते, बातें करते और सुनते। कभी कभी वह टूटे हुए हारमोनिका पर धुनें बजाते या कैदियों को टेक्सास के मसालों के बारे में सिखाते। धीरे धीरे जो लोग कभी स्वस्तिक के निशानों के नीचे परेड करते थे, वे बेसबॉल के बारे में पूछताछ करने लगे, जबकि रेस्टेन का एक सा गार्जेट हैंक विलियम्स के रिकॉर्ड्स का दीवाना हो गया। लहू फहलंत टवहा फहे नुक्ता के एक पूर्व पायलट ने पहली बार कोका कोला का नमूना लिया और उसे स्नैप से बेहतर बताया। एक पूर्व एसेस दुभाषिया जो पहले कठोर और मूक था, अपने क्वार्टर के लिए अमेरिकी लोकगीतों का अनुवाद करने लगा। ये घटनाएं किसी आदेश द्वारा निर्देशित नहीं, बल्कि स्वतःस्फूर्त थीं। ये अग्निकुंड के पास घटित हुई। ग्रीर ने कभी इन तनाव का विवरण नहीं लिखा। उनका उद्देश्य इतिहास लिखना नहीं था। हालांकि उन्होंने कई वर्षों बाद अपने एक साथी के साथ यह बात साझा की, किसी व्यक्ति को बदलने के लिए पहले उसे कुछ अपरिचित चीज पेश करें, फिर यह सुनिश्चित करें कि वह समझे कि यह किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से आया है जो उसे एक साथी इंसान मानता है, न कि एक विरोधी। कैंप हर्न के परिवर्तन की खबर दूसरे शिविरों में बंद जर्मन कैदियों तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ ने स्थानांतरण की मांग की, अन्य ने अपने अनुभव का विवरण देते हुए घर पत्र लिखे। सेना के सेंसर द्वारा रोके गए। ऐसे ही एक पत्र में लिखा था, हमें बताया गया था कि अमेरिका राक्षसों का देश है, लेकिन आज मैंने एक अश्वेत व्यक्ति और एक यहूदी के साथ काम किया और हमारे काम के बाद एक चरवाहे ने हमें कोमल मांस दिया जो खाते ही टूट गया। यह कैसा युद्ध है। यहां तक कि पहरेदारों ने भी अपना व्यवहार बदल दिया, कम कठोर हो गए और कैदियों से ज्यादा बातचीत करने लगे। एक सैनिक ने अपनी डायरी में लिखा, ये लोग अब नाजी नहीं रहे, ज्यादातर तो बस ऐसे लोग हैं जो किसी बड़ी चीज में फंस गए हैं जो उनकी समझ से परे है। ये सारे बदलाव, माहौल में हर बदलाव, नफरत में हर दरार, किसी अनियोजित स्रोत से जुड़े हो सकते हैं। एक साथ खाना, सिगरेट का आदान प्रदान, दुश्मन की सीम हाव के पार बातचीत। 1943 के अंत तक कैंप हर्न को युद्ध विभाग ने अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने मनोवैज्ञानिक प्रभाव के लिए एक आदर्श युद्धबंदी शिविर के रूप में
मान्यता दे दी थी एक आंतरिक हापन में इसे सांस्कृतिक मेलजोल और साझा रीति रिवाजों के जरिए कट्टरपंथ से मुक्ति का प्रतीक बताया गया था। हालांकि शिविर के भीतर मौजूद लोग ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करते थे, वे इसे सिर हलन्फ रविवार का बारबेक्यू कहते थे, जहां धुएं की गंध स्वस्तिक के प्रतीक से भी ज्यादा होती थी, जो नाजी प्रतिरोध नेटवर्क के विघटन का प्रतीक था। 1944 के मध्य तक कैंप हर्न में नाजी सत्ता की बची खुची पकड़ कमजोर पड़ने लगी थी और यह सबके सामने स्पष्ट था। वैचारिक प्रवर्तक, जो कभी कैदियों के बीच भयभीत और पूजनीय थे, अपनी पकड़ खो चुके थे। उनके आदेशों की अवहेलना की जा रही थी, उनके नारों का मजा क उड़ाया जा रहा था। युवा अब उन्हें चुपके से सलाम नहीं करते थे, कुछ तो उनकी मौजूदगी पर तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे। फिर भी किसी भी घिरे हुए प्राणी की तरह कट्टरपंथियों ने शांतिपूर्वक हलंत में समर्पण नहीं किया। वे संकेतों को पहचानते थे। उन्होंने कैदियों को अमेरिकी पहरेदारों के साथ हंसते देखा। उन्होंने पुरुषों को मार्क ट्वेन पढ़ते, स्विंग संगीत पर अपने बूटों को थपथ पाते, आंगन में बेसबॉल सीखते देखा और उन्होंने ब्रिस्केट भी देखा हर हफ्ते। वह धूम्रपान करने वाला एक शांतिपूर्ण रेलगाड़ी की तरह फड़फड़ाता और ज्यादा से ज्यादा कैदियों को डर से निकालकर जेज हलंत्यासा में खींचता। पुराने पहरेदारों के लिए यह एक अपमान था, उनके लिए यह सिर्फ खाना नहीं था, यह विश्वासघात था। इसलिए उन्होंने एक आखिरी कार्रवाई की योजना बनाई। एक संदेश पहुंचाना जरूरी था। हाँ, एक धमकी, कुछ ऐसा जिससे उनका प्रभुत्व फिर से स्थापित हो सके। विश्वासघाती सैनिकों को अनुशासित करने और दूसरों को उनके कर्तव्य की याद दिलाने के लिए उन्होंने एमिल क्रॉस नामक एक युवा सैनिक को अपना निशाना चुना। स्टटगार्ट से आया 22 वर्षीय क्रॉस ब्रिस्केट खाने से पहले तक एक आज्ञाकारी सैनिक था। उसने शुरू से ही स्वेच्छा से श्रम कर्तव्य निभाया, अमेरिकियों से बातचीत की और है सवाल पूछे जिनसे वरिष्ठ अधिकारी चिढ़ जाते थे। उसकी घातक गलती ग्रीर को उपहार के रूप में एक हस्तनिर्मित लकड़ी का चम्मच देना था। मार्च की एक रात क्रॉस पर बाथरूम में हमला किया गया। उसे बुरी तरह पीटा गया, बेहोश कर दिया गया, कीचड़ में औंधे मुंह पड़ा था। अगले दिन शिविर में बदलाव आया। खबर तेजी से फैली। नाश्ते से पहले ग्रीर ने इसे सुना, हाजिरी से पहले पहरेदारों ने सुना। इस बार कैदी चुप नहीं रहे, उन्होंने क्रॉस का समर्थन किया, उसे अस्पताल ले गए और पहरेदारों को हमले की सूचना दी, हर विवरण दिया। कुछ ही समय में 3 कैदियों को अलग कर दिया गया और जल्द ही और कैदियों को भी अलग कर दिया गया। नाजी भूमिगत प्रभावी रूप से ध्वस्त कर दिया गया। गोलियों से चकनाचूर नहीं, बल्कि अपने साथियों द्वारा त्याग दिए जाने के कारण। यह कोई विद्रोह नहीं था, यह राहत की सांस थी। उस शाम ग्रीर धूम्रपान करने वाले के पास रुका रहा, कम बोल रहा था। वह बस अपने चिमटे पकड़े हुए आग की लपटों को देखता रहा। एक पहरेदार ने उसकी कुशलक्षेम पूछी, उसने बस सिर हिलाया। मुझे लगता है कि ब्रिस्केट ने उसे नहीं बदला, उसने कहा। इसने उसे बस आजादी दी, बस इतना ही। सवाल करने की आजादी, शासन से परे खुद को देखने की आजादी, जीविका से ज्यादा की लालसा करने की आजादी। उस दिन से कैंप हर्न ने एक नए युग का अनुभव किया। कठोर सलामी पूरी तरह से बंद हो गई। बैरकों में अमेरिकी संगीत और साहित्य की मांग होने लगी। जो लोग कभी अपनी राय व्यक्त करने से डरते थे, वे सार्वजनिक रूप से रीच की आलोचना करने लगे। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जर्मन कैदियों के एक समूह ने अनायास ही अप्रैल में थैंक्सगिविंग भोज का आयोजन किया। यह वास्तविक आयोजन के करीब नहीं था। वे इसका महत्व नहीं समझ पाए, लेकिन उन्होंने एक बात समझ ली, वे आभारी थे। उन्होंने अपनी आपूर्ति में से जो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते थे, क्या आलू, रोटी, डिब्बाबंद सब्जियां, उन्होंने ग्रीर से
उसकी आग इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी। पूर्णविराम उसने उसे सिर्फ उधार ही नहीं दिया, उसने उन्हें दिखाया कि उसे कैसे जलाया जाता है। उस रविवार कैदियों और पहरेदारों ने साथ खाना खाया, कोई हथियार नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, इसकी बजाय हंसी मजाक का साझा व्यंजन और तेल से सने नैपकिन थे। क्रॉस ने होश में आते हुए कमजोर कॉफी का एक मग उठाया और अंग्रेजी में कहा, उस आदमी के लिए जिसने हमें विश्वास दिलाया कि युद्ध समाप्त हो सकता है, हर कोई पहचान गया कि वह किससे बात कर रहा है। उस क्षण के बाद से किसी ने भी नाजी भूमिगत को पुनर्जीवित करने का प्रयास नहीं किया। इसका प्रभाव आदेशों से नहीं, बल्कि अतिरेक से कम हो गया था। जहां तक ग्रीर का सवाल है, उसने कभी मान्यता नहीं मांगी, उसने कभी कोई संस्मरण नहीं लिखा या कोई साक्षात्कार नहीं दिया। हालांकि उसे कुछ और जरूर मिला। एक दिन हफ्तों बाद वह मेस टेंट में दाखिल हुआ तो उसने अपनी हाथ पर चिट्ठियों का ढेर देखा, हस्तलिखित अंग्रेजी में अनुवादित कैदियों से, उन लोगों से जिन्होंने कभी खुद को विरोधी माना था। उन्होंने भरण पोषण के लिए आभार व्यक्त किया, उन्होंने गरिमा के लिए आभार व्यक्त किया। एक पूर्व नाजी युवा नेता ने मात्र 6 शब्द लिखे, तुमने मेरी नफरत बुझा दी धुएं के पीछे। उन्होंने लोगों को बदल दिया। निस्संदेह युद्ध जारी रहा पूरे यूरोप में। मित्र राष्ट्र फ्रांस के माध्यम से आगे बढ़े। इस बीच सोवियत पूर्व से आ रहे थे। अप्रैल 1945 में एडोल्फ हिटलर, जिसे कभी कैंप हर्न में कुछ लोग अर्धदेव के रूप में पूछते थे, ने बर्लिन के एक बंकर में अपना जीवन समाप्त कर लिया। फिर भी उस टेक्सास शिविर के भीतर कुछ गहरा कुछ महीनों पहले ही समाप्त हो गया था। यह विश्वास था, नाजी श्रेष्ठता में विश्वास, अटूट निष्ठा में विश्वास। यह विश्वास की अर्पण कमजोरी के बराबर है। इसके स्थान पर कुछ और उभरा। जब तक वी दिवस आया, तब तक कैंप हर्न के लोग अब पहले जैसे नहीं रहे। वे एक ऐसे राष्ट्र की ओर लौट रहे थे जो उजड़ चुका था, एक ऐसे देश में अजनबी जो उन हैं शायद ही कोई परिचित हो। फिर भी कुछ के पास यादों के अवशेष थे, फेंके हुए कागज के नैपकिन पर लिखी बारबेक्यू रेसिपी, घोड़ों के रेखाचित्र, अमेरिकी बोलचाल के वाक्यांशों के ध्वन्यात्मक रूप। एक ना हे धूम्रपान करने वाले की चिमनी के ढक्कन का एक टुकड़ा यादगार के तौर पर रखा था। कॉर्पोरल जैक ग्रीर विदाई से बचने के लिए मेस हॉल के पीछे छिपे रहे, ग्रीस ट्रे साफ करते रहे और अधब की फलियों पर विला करते रहे। हालांकि बंदियों ने अपने संदेश छोड़ दिए बिस्तरों पर। अक्षरों में लिखे मेस हॉल के दरवाजे पर चिपका एक संदेश, बस इतना लिखा था, आपने हमारे साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया, जानवरों जैसा नहीं, हम भूलेंगे नहीं। और उन्होंने नहीं भुलाया। दशकों बाद जब पश्चिम जर्मनी ने अपना पुनर्निर्माण शुरू किया, तो कैंप हर्न के पूर्व कैदियों ने अमेरिकी अधिकारियों को पत्र लिखकर प्रवास की अनुमति मांगी। कुछ को अनुमति मिल गई, दो ने रेस्टोरेंट स्थापित किए, एक ने हैम्बर्ग में एक रेड थीम वाला स्टिक हाउस खोला जिसका नाम जैक्स फायर रखा। एक अन्य युवक कॉर्पोरल क्रॉस, जो नाजी हादारों के हाथों पीड़ित था, दसेल्डोर्फ में शिक्षक बन गया। उन्होंने अमेरिकी नागरिक अधिकारों को अपने शिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया और अपनी मेज पर ग्रीर की एक तस्वीर रखी। जब उनसे इस बारे में पूछा जाता तो वे जवाब देते, उस आदमी ने मुझे दूसरा जीवन दिया, मैं तो बस एक युद्ध में भागीदार था, उसने मेरे संघर्ष का अंत कर दिया। दूसरी ओर जैक ग्रीर टेक्सास लौट गए। उन्होंने कोई प्रशंसा पत्र, कोई पदोन्नति, यहां तक कि सैन्य रसोइयों को मनोबल बढ़ाने की रणनीति सिखाने का अवसर भी ठुकरा दिया। इसके बजाय वे सीधे घर चले गए। उन्हें पवनचक्कियों की मरम्मत का नया काम मिल गया। उन्होंने एक ना या स्मोकर खरीदा। सालों बाद लोग उनसे पूछते कि क्या उन्होंने इसकी योजना बनाई थी, क्या यह जानबूझकर किया गया था। वे बस मुस्कुराते और कहते, मेरा इरादा भूखे लोगों को खाना खिलाने का था
और यही काप ही था। उन्होंने कभी शादी नहीं की। एबिलीन के बाहर एक छोटे से फार्म हाउस में अकेले रहते थे, लेकिन वे कभी सचमुच अकेले नहीं थे। पत्र आते रहे, जन्मदिनों पर, क्रिसमस पर, वी दिवस की सालगिरह पर। कभी वे अंग्रेजी में होते, कभी जर्मन में। 1967 में एक पूर्व अफ्रीका कोर सार्जेंट का पत्र आया, जिसमें लिखा था, मैं झंडे को सलामी देता था, अब मैं एक आदमी को सलामी देता हूं। मैं उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिसने मुझे मेज पर सम्मान के साथ भोजन करना सिखाया। ग्रीर का 1981 में चुपचाप, बिना किसी धूमधाम या स्मारक के निधन हो गया। फिर भी उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। 2000 के दशक की शुरुआत में अमेरिकी युद्धबंदी शिविरों पर एक किताब के लिए शोध करते समय एक इतिहासकार ने दोनों पक्षों के अनुभवी गवाहों में द बारबेक्यू काउबॉय के कई संदर्भ खोजे। उन्होंने गहराई से अध्ययन किया, परिवारों के साक्षात्कार लिए, पत्र पढ़े। उन्होंने जो खोजा वह युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि मुक्ति की कहानी थी। एक अग्निकुंड, एक आदमी, 3000 कैदी और एक असाधारण घटना जो धुएं और सन्नाटे के बीच के अंतराल में घटित हुई, जब ब्रिस्केट ने नफरत पर विजय प्राप्त की। बर्बरता, बम और नरसंहार से चिह्नित संघर्ष में अक्सर यह अनदेखा कर दिया जाता है कि सहानुभूति सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकती है। जैक ग्रीर ने बंदूक नहीं चलाई थी, वह धाराप्रवाह जर्मन नहीं जानते थे। उन्होंने दुश्मन की विचारधारा या मनोविज्ञान का विश्लेषण नहीं किया था, वह केवल अपने ग्रिल के पास खड़ा होकर मांस की देखभाल करता था तथा उन लोगों को जिन्हें कभी अमानवीय माना जाता था, अपनी आग के चारों ओर इकट्ठा होने का निमंत्रण देता था। कैंप हर्न की घटनाएं चमत्कारी नहीं थीं, वे श्रेष्ठ थी। वे जानबूझकर किए गए शालीनता के कार्य थे, न कि आम तौर पर समाचार योग्य या सैन्य रिपोर्टों में विस्तृत। इन कार्यों ने मन को बल से प्रभावित नहीं किया, बल्कि समानताओं के माध्यम से भोजन, धुआं और साझा भोजन में एक अनोखी शक्ति होती है, खासकर जब युद्ध, दुश्मनी और आशंका की सीमाओं के पार साझा किया जाता है। वे मानवीय बनाते हैं। नाजियों ने पुरुषों को दूसरों को अमानवीय बनाना, पहचान मिटाना सिखाया, जब तक कि केवल आज्ञाकारिता और विचारधारा ही न रह जाए। लेकिन एक टेक्सन चरवाहे ने इसके विपरीत किया। उसने उन्हें स्वादों, बातचीत, संगीत, धूप और हंसी से परिचित कराया। ऐसा करके उसने उन्हें खुद की याद दिलाई। हालांकि लड़ाइयां अक्सर युद्धों का फैसला करती हैं, कभी कभी वे कांटेदार तारों के पीछे, हाथ में चिमटे और हवा में ब्रिस्केट की खुशबू के साथ भी जीतते हैं। कैंप हर्न से 3000 कैदी बदले हुए रूप में ले चिल्लाने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें खाना खिलाया गया था। हालांकि हम हर पसली के साथ बुझती नाजी सहानुभूति का हिसाब नहीं लगा सकते, लेकिन यह सच्चाई कायम है। सबसे ज्यादा प्रभावी करने वाली कहानी शायद यही है। भोजन में बदलाव लाने की शक्ति। क्या किसी बात ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? शायद यह जानकर कि एक चरवाहा बारबेक्यू पिट से नाजी विचारधारा को उलट सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि बल के बजाय भोजन ने दुश्मन के संकल्प को पस्त कर दिया? अपने विचार कमेंट में साझा करें। अगर आपका मानना है कि इतिहास को उन मानवीय आख्यानों के जरिए सुनाया जाना चाहिए जिन्होंने उसे गढ़ा है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो दयालुता को कमजोरी समझते हैं, क्योंकि कभी कभी धुआं अपने उभार से आगे बढ़कर जख्मों को भर देता है।